कभी भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों को सत्ता का किंग मेकर माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वक्त हो चला है पंचलाइन का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 बार टूट चुकी है, एनसीपी भी 2 धड़ों में बंट गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर असंतोष की स्थिति देखी गई और बगावत की खबरें सामने आती नजर आई। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का जनाधार भी जो है वो चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति अब धीरे धीरे 2 बड़े राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है? क्या मतदाता अब क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय एजेंडे को प्राथमिकता दे रहा है, या फिर यूं कहें कि क्षेत्रीय दलों का संकट उनकी आंतरिक लोकतांत्रिक कमजोरियों और नेतृत्व संघर्ष का परिणाम है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इस खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ उन सभी का आपसे करवाऊं। बीजेपी से मेरे साथ सूरज सोनी जी स्टूडियो से जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस से कुछ ही देर में साजिद सुलेमानी जी मेरे साथ जुड़ेंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सूरज जी आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से द्विदलीय एक खास जो व्यवस्था है उसकी ओर भारत अग्रसर है, विगत कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं भी सामने आई। ताजा उदाहरण में दूं तो पिछले कुछ दिनों टीएमसी में जिस तरह की टूट की आशंका बनी, आज ही का मामला है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की है। क्षेत्रीय दल कुल मिलाकर बात करें तो ये क्षेत्रीय पार्टियां टूटती जा रही हैं और अक्सर सत्ता में जो काबिज सरकार है उस पर आरोप सामने आते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? लेकिन निश्चित तौर पे पूरे जो भारत का परिवेश में मैं बात करूं तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है कि वे क्षेत्रीय दल जो एक समय में ऐसा उनका दौर आया था कि हर राज्य में, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, चाहे दक्षिण में विशेष तौर पर अधिक जो पार्टियां बन गई थी वो क्षेत्रीयता के आधार पे, भाषा के आधार पे, जातीयता के आधार पे और कुछ पार्टियां धर्म के आधार पे भी उनका निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे जो पार्टियों को इनको इन्हीं आधारों पे, जिन आधारों पे वो बनी थी, उनको वोट मिला और वोट के आधार पे तो कुछ जनादेश मिलने लगा तो वे पार्टियों का उनका जो है उदय हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दल ऐसे बने कि वो चाहे रहे, साउथ के अंदर 5-7 स्टेट्स के अंदर ऐसे दल रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, पंजाब में रहे अकाली दल और ये सब आकर के। तो इन लोगों को ये लगने लगा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीयता है वो इतनी हावी हो गई कि अब जब पूरा भारत का एक तरह से सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है वो पुनः उभार पे है और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो आज ये जो नेट क्रांति है, एआई का युग है, इसके अंदर लगता है जम्मू कश्मीर के आदमी को कन्याकुमारी तक में उसकी रीच है और कन्याकुमारी के आदमी को लगता है कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम तक हमारी रीच है। लोगों का आदान प्रदान बढ़ा है, साधन संसाधन बढ़े हैं, आने जाने के आवागमनों के अंदर और एक अभूतपूर्व जो है अभ्युदय हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है। तो उसके कारण लोगों को भी लगा है। साथ साथ में जो इनके साथ में विसंगतियां आई थी प्रताप जी, जैसे आप ही देखिए कि बहुत सी पार्टियां थी कि कभी आज सुबह इनके साथ में नाश्ता कर रही है बीजेपी के साथ में और शाम को कांग्रेस में डिनर कर रही है। तो जब ऐसा होने लगा तो लोगों को लगने लगा कि ये जो इनका स्थायित्व है ये अधिक नहीं रहा है। तो लोगों ने भी लोगों तक एक मैसेज पहुंचा कि अवसरवादी लोग हैं, मैसेज पहुंचा है और उसका परिणाम ये रहा कि अब अपने आप ही लोगों को लगने लगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी जिसका 22 स्टेट्स के अंदर सरकारें बनी है और वो इसलिए बनी है कि लोगों के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक विश्वास कायम हुआ है, जबरदस्त विश्वास कायम हुआ है देश हित में भी। और लोगों को लगने लगा है कि विकास की इस गंगा के अंदर हम सफर करें तो इन क्षेत्रीय दलों को मुख्य कारण मैं समझना चाह रहा हूं, मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्या राष्ट्रीय दलों की ये मजबूती से उभरती हुई ताकत है या फिर ये क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनकी आंतरिक कमजोरी इस टूट के पीछे के? देखिए, अधिकतर जो क्षेत्रीय पार्टियां प्रताप जी वो परिवार की पार्टियां बनकर के रह गई। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है मुलायम सिंह जी के घर की पार्टी है पूरी, बिहार के अंदर लालू जी के घर की पार्टी है पूरी, ऐसे ही साउथ में जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के घर की पार्टी वगैरह। ऐसी ममता बनर्जी ने भी अपने भतीजे को ला करके अपने घर की पार्टी। क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इनकी कोई व्यक्तिगत कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कुछ एक लोगों के इर्द गिर्द ये पूरी पार्टियां घूम रही हैं? निश्चित तौर पर मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था और यही कहना है मेरा कि इनकी विचारधाराएं केवल परिवार से जुड़ी हुई है। परिवार में विखंडन होता है तो इनकी पार्टियों में भी विभाजन होता है, विखंडन होता है और उसका परिणाम जनता भुगतती है। इसलिए लोगों ने भी तय कर लिया कि इनसे पल्ला झाड़ना स्टार्ट कर दिया। पार्टियां उस बात को समझ रही है, इसलिए ये पार्टियां आपसे एक दूसरे में विलय हो रही है, बड़ी पार्टियों में जा रही है और अधिकतर जनादेश के माध्यम से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे भारत में।
तो इसलिए धीरे धीरे मुझे भी लग रहा है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो एक समय उभार पे थी और अब मुझे लग रहा है कि वो अपना अस्तित्व खोती हुई जा रही है धीरे धीरे। विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस ये जो है आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से बार बार कह रही है कि साहब इसकी जिम्मेदार बीजेपी, ये जो तोड़फोड़ हो रही है। तो मैं तो इतना सा बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से बहुत अधिक वर्ष पहले 1907 में ही कांग्रेस का जो है वो सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था और उसके बाद में 1923 में विभाजन हुआ। उसके बाद में 1939 में सुभाष बाबू ने अलग पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से। आचार्य जेबी कृपलानी ने 1951 में जून 1951 के अंदर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी कांग्रेस से अलग होकर के। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पार्टियां बनाई, शरद पवार ने पार्टी बनाई, संगमा ने पार्टी बनाई। 65 विभाजन प्रताप जी कांग्रेस के अभी तक हो चुके हैं। उन सब के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? चलिए ठीक है, नीतियां जिम्मेदार है। ठीक है। अच्छा अविनाश जी मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए। अविनाश जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जिस तरह से आज हम इस मुद्दे पर बात करें, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे टूट फूट होती हुई अब सिमटती हुई जा रही है, क्या दलीय जो व्यवस्था है उसकी ओर ये भारत आगे बढ़ता जा रहा है? आप इसको किस तरह से देखते हैं, या इसको इस तरह से देखें कि ये केवल कुछ राज्यों तक सीमित घटनाएं थी? देखिए प्रताप जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस भी प्रकार से ये जो क्षेत्रीय दल इकट्ठा होते हैं, ये पार्टियां बना रहे हैं, फिर सरकारें भी बना जाते हैं, फिर बाद में इनमें एक बिखराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। चाहे वो पहले शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं और अब उनमें से भी वो कुछ बागी विधायक हैं जो अभी आज मुलाकात हुई है उनकी। और जिस प्रकार से टीएमसी में भी जो एक बगावत देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, तो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए और एक परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पार्टियों का जन्म होता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो चाचा भतीजा या पिताजी, सारे सब कुछ उसमें है, भाभी जी, सारा पूरा कुनबा उसमें भरा हुआ है। उन्होंने जो बाहर के लोगों के लिए कोई उसमें ज्यादा अच्छी जगह नहीं है, अच्छी पोजीशन नहीं है। तो इस प्रकार की राजनीति जो क्षेत्रीय दल करते हैं और फिर बाद में यही एक एक आदमी दो दो सांसदों की पार्टी फिर संसद में आके एक ब्लैकमेलिंग का काम भी करती है। मुझे आज भी याद है अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी थी तब अटल जी ने संसद में कहा था कि ये जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल आकर के और एक एक पार्टी पे पूरी सरकार को गिराने का प्रयास करता है, जनता पे आर्थिक बोझ पड़ता है, दोबारा मध्यवर्ती चुनाव की स्थितियां पैदा होती है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो जाति के आधार पर बने हो, चाहे वो धर्म के आधार पर बने हो, चाहे वो किसी भी आधार पे बने हो, तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना। नहीं, लेकिन ये अचानक से यकायक जो चेंज है इसके पीछे का आप क्या कारण देखते हैं? आप 1989 से लेकर बात करें 2014 तक खूब गठबंधनों का दौर जारी रहा, सरकारें बनती रही, दिल्ली तक की सल्तनतें जो थी वो क्षेत्रीय दल तय किया करते थे और अब खुद के अस्तित्व की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए निश्चित तौर पर अभी भी जिस प्रकार से केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसने भी क्षेत्रीय दलों का ही गठबंधन लिया हुआ है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ऐसे ये टीएमसी की हम बात करें, चाहे यूबीटी की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में भी जैसे एकनाथ शिंदे वाली पार्टी अलग है, यूबीटी अलग है, उद्धव ठाकरे वाली, तो कहीं ना कहीं इनका एक भरोसा और एक जनता मोदी जी के नेतृत्व में एक भरोसा और एक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को देखते हुए मैं इसको इसी चलिए ठीक है। अच्छा कांग्रेस से मेरे साथ साजिद सुलेमानी जी जुड़ चुके हैं। साजिद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार जी। मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्षेत्रीय दल जो कमजोर होते हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या विपक्ष को आप मानते हैं? विपक्ष को उसका नुकसान उठाना पड़ता है और इसके पीछे की मोटे मोटे तौर पर मैं पूछूं वजह आप क्या देखते हैं? सर एक तो आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आती आपकी। साजिद जी, क्षेत्रीय दलों की जो टूट है उसका नुकसान क्या, खामियाजा जो है क्या वो अक्सर विपक्ष को उठाना पड़ता है? एक तो मेरा सवाल आपसे ये, और दूसरा इसके पीछे का रीजन आप क्या देखते हैं? क्षेत्रीय पार्टियां लगभग अपना अस्तित्व खत्म होने के कगार पर हैं। जी 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 जी, ये अस्तित्व खतरे में है, ये खतरे में कर दिया गया। ये तो पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से वोट चोरी का अभियान चलाया गया, जिस तरीके से लोगों के वोट काटे गए, एसआईआर के नाम वोट काटे गए। पहले महाराष्ट्र के अंदर पार्टी को तोड़ा गया, मतलब कि कर्नाटक के अंदर कोशिश की, राजस्थान में कोशिश की गई, और अभी बंगाल के अंदर जो किया गया किसी छुपा हुआ नहीं है। पैसे के तंत्र से जो खेल खेला जा रहा है, अब जो माहौल बनाया जा रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि पहले भी इंडिया स्टेट होती थी, पहले इंडिया स्टेट नहीं होता था कि राज्य की केंद्र सरकारें जो है राज्य के जो सरकारें होती थी, जो क्षेत्रीय दल होते थे उनकी मतलब उनको खत्म करने का नहीं सोचते थे, उनको साथ लेके सोचते थे। मगर वर्तमान में देखने में ये आ रहा है कि जो
केंद्रीय दल है, जो केंद्रीय सरकारें हैं, जो इंडिया स्टेट है, वह कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के जो क्षेत्रीय दल है उनको कमजोर करने का काम कर रही है। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने से कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होता है। नहीं तो आप ये इशारा किस ओर कर रहे हैं? बीजेपी पे आपके आरोप हैं साजिद जी। विविधता में एकता का देश है, यहाँ पर भाषाओं का फर्क है, यहाँ पर बोली का फर्क है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पार्टियां हैं, तो सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। मगर अब देखते हैं भविष्य के अंदर क्या होता है। जिस तरह से नजर नहीं तो ये आपके आरोप क्या बीजेपी पर हैं साजिद जी? आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, चूंकि एक दौर था यूपीए की सरकारें अक्सर गठबंधनों से चला करती थी और विपक्ष भी, अभी ताजा परिस्थिति है, विपक्ष भी अब क्षेत्रीय दलों को उतना सक्षम नजर नहीं आता एकजुट रखने में। साजिद जी, आम आदमी पार्टी को किसने तोड़ा? आम आदमी पार्टी को किसने तोड़ा? एक बात बता दीजिए, आप बता दीजिए कि ममता जी को किसने नुकसान दिया? ममता जी की पार्टी का शिवसेना को किसने तोड़ा? ये बात एनसीपी को किसने तोड़ा? ये सब बातें सामने हैं। मतलब कि हम जिस व्यवस्था में जीते हैं, हम विविधता में एकता की बात करते हैं। हम एक तरफ तो सबको साथ, सर्वभौम तो सर्व सुखी की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। वही जो मराठी कल्चर की जो पार्टी है हम उनको पसंद नहीं करते, जो बंगाली कल्चर की पार्टी हम उनको पसंद नहीं करते, जो आम आदमी की बात करती है हम उन्हें पसंद नहीं करते। केंद्रीय जो इंडिया नहीं, कौन पसंद नहीं करता साजिद जी? उसका काम जी बताए, कौन पसंद नहीं करता साजिद जी? सामने जो तोड़ रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है। आज मान लो एनसीपी टूटी तो किसको फायदा हुआ? हाँ। आज शिवसेना टूटी तो किसको फायदा हुआ? तो सूरज जी, ये सीधा सीधा आरोप है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जिस तरह से साजिद जी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जो सरकार है, जो सत्ता में काबिज सरकार है, अक्सर वो तोड़ती है। देखिए, ऐसा है कि इनके पास में तो कोई कारण बचे ही नहीं है बीजेपी पर आरोप लगाने के सिवा। लेकिन बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, मैं राजस्थान के परिवेश में बात करूं तो 18 से 13 की सरकार में बहुजन समाज पार्टी को पूरी गायब कर दी गई अशोक गहलोत जी ने, और पूरे के पूरे जो है एमएलए ला करके अपने गोदी में बैठा लिए। और जब 18 से 23 की इनकी सरकार रही, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी और जो सीपीएम का एक विधायक था, उन सबको ला करके केन प्रकार ला के पूरी पार्टी खत्म कर दी गई। मायावती ने तो एफआईआर दर्ज करा दी थी इनके खिलाफ। तो ये आप ये देखिए, हम जीते हैं बंगाल के अंदर जनादेश से, हम जीते हैं बंगाल के अंदर जनादेश से, जीते हैं महाराष्ट्र में जनादेश से। अब कोई किसी के परिवार के अंदर फूट और कहीं जा रही, हम तो मिला भी नहीं रहे किसी को। भाई बीजेपी ने किसको मिलाया? आपने तो डायरेक्ट मिलाया ना। आपने तो अशोक गहलोत जी ने डायरेक्ट बहुजन समाज पार्टी को गायब करके सुबह का नाश्ता बीएसपी के ऑफिस में किया और शाम का डिनर आपने जो है कांग्रेस कार्यालय में करा दिया उनको ला करके। तो ये तो डायरेक्ट रूप से किया। उसके बाद में आप आज पहुंचे तो 1993 के अंदर केंद्र की जब सरकार थी तो नरसिम्हा राव जी के समय में क्या हुआ था, और यूपीए सरकार में 2008 के अंदर आपने क्या किया था? यूपीए 2 के अंदर है, मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए जब न्यूक्लियर डील पे टूटन फूटन की नौबत आ गई थी तो सीधी खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। तो और कोर्ट के अंदर मामला आज भी चल रहा है वहां पे। तो डायरेक्ट पार्टियों को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, और साथ ही कांग्रेस की जो टूट फूट है उस भी कांग्रेस ने खुद ही किया। मैंने बताया 1907 से लेकर के अभी 2022 तक जो अभी बनी है इनकी गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनी है पीडीएपी, वहां तक 65 टुकड़े कांग्रेस के हुए। तो इसके लिए सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार हो गई क्या? 1939 में बीजेपी जिम्मेदार थी, या कृपलानी जी ने जब पार्टी को तोड़ करके नई पार्टी बनाई थी उसमें बीजेपी जिम्मेदार थी। तो इनको तो जब सपने भी आएंगे, इनकी बहस भी चोरी होगी तो आरोप बीजेपी पे लगाएंगे। तो साजिद जी, आप जवाब से संतुष्ट हैं जिस तरह से सूरज जी बता रहे हैं कि कुछ भी अगर कहीं होता है तो आरोप बीजेपी पे लगा दिए जाते हैं? ये न्यायोचित है क्या? हमेशा क्षत्रिय दलों को संभाल करके रखा, उनके अधिकारों का आहरण नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की आज तक जो भी नीतियां रही केंद्र सरकार में, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, राजस्थान में ये राजस्थान का जवाब मांग रहे हैं आपसे। 1952 में आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी ना। 1952 से आज तक जितनी भी सरकारें बनी कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में लो चाहे केंद्र सरकार में ले लीजिए, इन्हीं केंद्र सरकारों के दौरान ही अलग अलग स्टेट के अंदर क्षत्रिय दल बने। अगर कांग्रेस पार्टी को किसी को कमजोर करना होता तो सन 80 में कर देते, सन 70 में कर देते, सन 90 में कर देते। मगर वो क्षत्रिय दल, कभी इनकी भारतीय जनता पार्टी भी दो ही इनके एमपी थे, तोड़ना चाहते तोड़, मगर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि हम जो क्षेत्रीय दल है, जो कमजोर दल है, हम उनको तोड़े। हम आपको एक बताना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने इतना विशाल मतलब रूप दिखाया अपना कि 1952 में जब पहली सरकार बनाई तो उसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे को लिया, आपको इनको लिया, आपके बाबा अम्बेडकर साहब को लिया। अलग अलग दलों की सरकारें, पूरा गठजोड़ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अन्य दलों को लेकर के देश का निर्माण किया।
देश का निर्माण करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल चलिए का। ठीक है, मैं फिर ना से कि रुक करूंगा। अविनाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश चाहिए। जी, मैं एक वाइड प्रोस्पेक्टिव को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। जो आज का युवा मतदाता है वो अब क्या जाति, क्षेत्र, इन तमाम चीजों से ऊपर उठते हुए राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर मतदान कर रहा है। एक बड़ा रीजन ये भी संभावित कहीं ना कहीं माना जा सकता है। देखिए प्रताप जी, निश्चित तौर पर आज अगर हम जैन जी की बात करते हैं, जो युवा कॉलेज में आ जाता है, जो अपनी मेडिकल की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, तो कहीं ना कहीं वो देखता है कि उसको किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार की एजुकेशन उसको मिल पा रही है, कितने आईआईटी खुले हैं, कितने एम्स खुले हैं, कितना एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। Actually. तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के मन में है। और आज का युवा ना जाति पे ना धर्म पे इस पे नहीं जाता, क्योंकि आज हाथ हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, युवा हर प्रकार से परिचित है। कहीं कोई भी घटना होती है तो उसकी सीधी जानकारी उस तक मिल जाती है। तो जिस प्रकार से जो पहले की पीढ़ियों की अगर हम बात करते हैं, तो जब इतने संसाधन नहीं होते थे, सिर्फ इक्का दुक्का न्यूज़पेपर चला करते थे, टीवी भी लोगों के घरों में नहीं होता था। लेकिन आज हाथ हाथ में 5 साल के बच्चे को भी मालूम होता है कि वो क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, मोबाइलों से, लैपटॉप से वो पढ़ाई करता है। तो कहीं ना कहीं युवा इस चीज को जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। युवा इस चीज को समझता है। और जिस प्रकार से एक नकारात्मकता की राजनीति जो अपोजिशन करती है, सकारात्मक राजनीति में अपोजिशन का होना जरूरी है। ये एक आपने अच्छा एंगल दिया है, मैं इस पे भी आना चाह रहा था। अक्सर आजकल मुद्दों से ज्यादा चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, आप इशारा समझ रहे होंगे अविनाश। देखिए, चेहरा एक अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की अगर हम बात करते हैं युवाओं की, जिस उम्र में युवा भटकता है, उसकी जेब में 10-5 रुपए नहीं होते, वो अपने परिवार से पैसे मांग करके ले जाता है। आज उसी युवा को अग्निवीर जैसी योजनाएं देने का काम अगर किया, ताकि युवा जिस उम्र में भटकाव की जो एक उम्र होती है, ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस भी कहती है, और उस उम्र में अधिकतर युवा भटकते भी है, वो युवा देश के प्रति अपने प्रेम को और अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करता है। वो युवा जो अपने भविष्य को आगे निखारने का काम करता है कि वो भी इस देश में जब वो व्यस्त हो जाएगा तो इस देश में अपने सहयोग को देगा। तो कहीं ना कहीं युवा जो है, लेकिन संघीय ढांचे पर आप इस तरह की घटनाओं का क्या असर देखते हैं? लोकतांत्रिक हवाले से मैं बात करूं, राजनीतिक विकल्प तो कम हो रहे हैं ना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक विकल्प कम हो रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने विकास के मुद्दे का एजेंडा लेकर के आगे आई है, अपने विकास के मुद्दे पे है, तो जनता ने उनको सिरे से नकारने का काम भी किया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो। शिवसेना ने भी जो शिवसेना की विचारधारा हुआ करती थी, और ये तो माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला था कि जो निशान था और जो भी था बाला साहब ठाकरे का, वो एकनाथ शिंदे ग्रुप को मिला, वो कानूनी एक अलग चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीजों से बचना होगा, और कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को भी मानना होगा कि जिस प्रकार से ये क्षेत्रीय दल अपने विकास की बात करते हैं, इनको प्रदेश के विकास से और इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सफाई जैसे महोत्सव कराने होते हैं, सरकारी पैसे को फूकना होता है। तो मैं इन दलों के बिल्कुल खिलाफ हूं। अच्छा सूरज जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से क्षेत्रीय दल अब सिमटते जा रहे हैं, तो जो राज्यों की विशिष्ट समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनको कौन उठाएगा? सूरज जी, मेरा सवाल देखिए, जो संघीय ढांचे की संरचना की आप बात कर रहे हैं, उस संघीय ढांचे की संरचना के अंदर उसकी नींव रखने के साथ ही राज्यों के जो अधिकार है, राज्यों के जो हित है, वो वहां पे सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। ये संघीय ढांचे की संरचना का पहला नियम है, एक चीज। दूसरा, आप ये देखिए कि एक समय था, और ये सब कांग्रेस का किया जा रहा है, ये कांग्रेस ने हर राज्यों के अंदर इस प्रकार से क्षत्रप उभार दिए। चाहे पंजाब के अंदर भिंडरा वाले जो बाद में इनके लिए नासूर बन गया, उसको उभारने का काम किसने किया? इतिहास देख रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज कम्युनिस्ट शासन को उभारने का काम किसने किया? पूरे इतिहास देख रहा है। केरल के अंदर जाकर के आपने जो है ये जो 3-4 पार्टियों को उभारा आपने, और विशेष तौर पे मुस्लिम लीग को उभार रहे हैं। ये काम तो कांग्रेस के किए हुए। तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? तो ये सारा इन्होंने इसलिए किया कि देश के अंदर विघटन चलता रहे, लोग अपने क्षेत्रीय मामलों में व्यस्त रहे, और हम धर्म के आधार पर राजनीति करके सत्ता को हासिल करते रहे। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए। अब मतदाता हमारा, प्रताप जी, एआई के युग में आ गया है, और लोग जानते हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय इश्यू है, वो उसी पार्टी के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सुलझाते हैं। और मोदी जी के आने के बाद में इन 12 वर्षों के अंदर
क्षेत्रीय जो असंतुलन थे वो पूरी तरीके से दूर हुए। वही सड़क कश्मीर से कन्याकुमारी तक जारी है तो गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक जारी है। लोगों के अंदर सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़े, टेक्नोलॉजी का युग है और लोग जो बच्चे आज रुड़की में पढ़ने जा रहे, राजस्थान के बच्चे, जम्मू कश्मीर का बच्चा केरल के अंदर पढ़ रहा है और महाराष्ट्र का बच्चा जाकर के यूआईटी के अंदर पढ़ रहा है, आईआईटी के अंदर पढ़ रहा है। तो ये सारा जो जितना टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है बीजेपी राज में, इसका प्रभाव पड़ा है कि चलिए आप ठीक बात कह रहे हैं, पर फिर भी क्षेत्रीय क्षेत्रीय दलों को बिना साथ लिए राष्ट्रीय जो राजनीति है क्या वो संतुलित रह सकती है, आप मानते हैं सूरज जी? देखिए, जैसे क्षेत्रीय दलों के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि ये परिवार की पार्टियां बन गई है। परिवार में भाइयों का झगड़ा होता है तो पार्टी टूट जाती है। इनकी बीजेपी जिम्मेदार है क्या? किसी बहन और जीजाजी और साले की पार्टी आपस में अदावत हो गई। चलिए सवाल मैं साजिद तो से लेना चाहूंगा। साजिद जी, कांग्रेस भी, प्रताप जी, अब कांग्रेस भी ऐसे परिवार की पार्टी बनी हुई है जिसमें जीजाजी अलग है, भैया जी अलग है, मम्मी जी अलग है, तो ये भी कभी भी टूट सकती है। ठीक, हेलो जी साजिद जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? अभी माननीय जैन जी की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में जो जैन जी की उम्र है 18 साल की, इस 18 साल की उम्र के ऊपर जो सबसे बड़ा काम किया वो राजीव गांधी जी ने किया था। उस वक्त में बाकायदा उन्होंने संविधान में संशोधन करके 18 साल के बच्चों को जिस तरह से वोट का अधिकार दिया, उस वक्त की जो जैन जी होती थी, उस वक्त की जो 18 साल के जो बच्चे थे उनको एक सिस्टम के अंदर जोड़ा। जैन जी का युग तो 2004 से है। आप उसको पीढ़ी को समझो, आप जैन जी कहते हैं किसको? आप ये तो पता करो जैन जी कहते हैं किसको? ये राजीव जैन जी जन्म वर्ष के आधार पर होती है। राजस्थान में भी उसी 2000 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जैन जी बोलते हैं। राजीव गांधी क्या जैन जी के अलग से बजट की घोषणा की गई। ये सारे काम युवाओं के लिए और जैन जी के लिए किए गए, जो अभी बता रहे थे अभी काम जैन जी के लिए अगर आज तक किसी ने काम किए हैं वो युवाओं के हवाले से बात सारे राजीव गांधी का टाइम से लेकर के आज तक की जो सरकारें हैं, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार रही, चाहे राजीव गांधी जी की सरकार रही, सबने जैन जी के ऊपर काम किया। आज तक अभी आपने सुना कि युवाओं के लिए अलग से बोर्ड की गठन हुआ। पहली बार राजस्थान के अंदर युवाओं का बोर्ड। अशोक गहलोत जी तो आज भी युवाओं को नहीं बचा पा रहे। वो तो युवाओं पे सीधा अच्छा चलिए ठीक है, अविनाश जी मेरे साथ जुड़े। अविनाश जी, अगर भारत भविष्य को लेकर आगामी 10 वर्षों के हवाले से मैं बात करूं तो राजनीति का क्या कुछ परिदृश्य आप देखते हैं अगर केवल 2 धड़ों में सिमट कर ये रह जाती है तो? और इसके लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ परिणाम होंगे, किस तरह के होंगे? देखिए प्रताप जी, निश्चित तौर पर आगामी 10 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित ही आने वाले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हम 2047 के एक विकसित भारत की बात करते हैं, जिस प्रकार से आज भारत एक विकासशील देश है और 2047 तक, तो अभी 2026 चल रहा है, 10 वर्ष इसमें अगर और जोड़ लिए जाए तो 2036 तक की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आज का जो युवा जिस प्रकार की एजुकेशन ले रहा है, आज का युवा जिस प्रकार से ऊंचाइयों जो मुकाम छू रहा है, मैं आज जब रिजल्ट देखता हूँ 10वीं के 12वीं के इनके रिजल्ट आते हैं तो जिस जमाने में हम पढ़ाई किया करते थे उस जमाने में परसेंटेज 60-65 इससे ऊपर नहीं आती थी। आज युवाओं की परसेंटेज में जो कंपटीशन, आज का युवा पेपर चोरी से परेशान है। आज का युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। आज जो परसेंटेज आ रही है, आऊंगा साजिद जी आपके पास, एक एक करके आज जो बात परसेंटेज करेंगे। साजिद जी खुद आऊंगा आपके पास। आज जो परसेंटेज की हम बात करते हैं तो 98 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग, इस प्रकार की परसेंटेज अगर आज का युवा लेके आ रहा है कि उसको मालूम है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने विकास को कैसे वो करना है, क्योंकि आज संसाधन इतने मौजूद हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। सूरज जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय दल जिस तरह से सिमटते जा रहे हैं, संक्षिप्त में सूरज जी। क्षेत्रीय दलों का सिमटना उनका अपना समस्या है, लेकिन मैं तो बात करूंगा कि आज देश के अंदर जो विकास, तो कुल मिलाकर ये आरोप आप अपने ऊपर नहीं ले रहे, हालांकि बीजेपी कहती रही है कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर। सूरज, देखिए निश्चित तौर पे आज जो विकास मोदी जी के शासन में हुआ 12 वर्षों के अंदर, इसी का जो है साइड इफेक्ट है कि लोग क्षेत्रीय पार्टियों पे भरोसा कम कर रहे हैं। साथ ही जो कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह ये घर की पार्टी बन गई है, जीजा जी, बहन जी और मम्मी जी की पार्टी है, इन सब पे चलिए ठीक है। साजिद जी का मैं रुख कर रहा हूं। साजिद जी, अब तो कांग्रेस भी क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है, सूरज जी की ओर से कहा गया, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया संक्षिप्त में। कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद करने वाली पार्टी, क्षत्रिय पार्टी नहीं, वो देश को आजाद कराने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की रगों रगों के अंदर गांधी जी का खून है, गांधी जी का डीएनए है, और इस देश के डीएनए के अंदर गांधी जी का भी केवल नाम रह गया है, वो भी फर्जी तरीके से तोड़ करके लगा लिया है। भारत देश और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे का मतलब कि एक दूसरे की परछाई है। तो ये इस तरह की बात। चलिए ठीक है, अविनाश जी, आई एम कमिंग टू यू, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की जो ये अपने विकास के लिए क्षेत्रीय पार्टियां बनाते हैं और जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही, नमस्कार।